सन 1925 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हिस्ट्री ऑफ बीजेपी। 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन इन द सिटी ऑफ नागपुर, ब्रिटिश इंडिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर हेडगेवार द्वारा की गई थी। आरएसएस की आइडियोलॉजी हिंदुत्व को बढ़ावा देना था। सन 1978 में मोदी जी आरएसएस के प्रचारक के रूप में भाग लिए थे और 1979 में आरएसएस के लिए दिल्ली में काम भी किए थे। वी हैव मूव्ड फॉरवर्ड विथ आवर स्टोरी, देन लेट्स यू टर्न। 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहायता से भारतीय जनसंघ की नींव रखी। बिफोर दिस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाज मेंबर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके बाद भारतीय जनसंघ के जन्मदाता और पहले कैंडिडेट बने। भारतीय जनसंघ की आइडियोलॉजी हिंदू नेशनलिज्म, हिंदुत्व, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का मुद्दा, जवाहरलाल नेहरू के प्रिवेंट मुस्लिम अपॉर्शनमेंट पॉलिसी का विरोध करना और अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के राजनीति को न स्वीकारना। एट दैट टाइम द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी वाज कांग्रेस। 499 सीट में से 489 सीट पर जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और कांग्रेस की आइडियोलॉजी मुस्लिम थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अध्यक्षता की जा रही थी। बीजेपी को जन्म देने वाली पार्टी भारतीय जनसंघ के दृष्टिकोण से देखते हैं। 1952 के जनरल इलेक्शन में भारतीय जनसंघ ने 3 सीट, हिंदू महासभा 4 सीट, राम राज्य परिषद 3 सीट और कांग्रेस ने अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए बैठी थी। इसी बीच 1953 में श्यामा प्रसाद की आकस्मिक मृत्यु के बाद इस पार्टी को गहरा झटका लगा। उस समय आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक जाना माना चेहरा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जनसंघ को एक नई दिशा दी। कहा जाता है कि भविष्य में इतनी बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली संगठन का पंडित दीनदयाल ने एक वैचारिक नींव रखी। 1976 के जनरल इलेक्शन में जनसंघ ने 35 सीट पर कब्जा बनाया और इसी के साथ इट इमर्ज्ड एज द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा। जनसंघ ने उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में अपनी गठजोड़ की सरकार बनाई। इसी बीच अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जैसे यंग लीडर अपनी जगह जनसंघ में बना चुके थे। सन 1968 में अटल जी ने जनसंघ की बागडोर को संभाले। गौ हत्या पर प्रतिबंध, जम्मू एंड कश्मीर शुड बी मर्ज्ड इनटू इंडिया और राम मंदिर का मुद्दा ही मुख्य कार्य था। इसी बीच 1975 में इंदिरा गांधी जी ने देश में इमरजेंसी लगा दी, जिससे कांग्रेस की अपोजिशन पार्टी जनसंघ के साथ मिलकर आंदोलन करना शुरू कर दिया। जब 1977 में इमरजेंसी को ऑफिशियली हटाया गया, तब फिर से जनरल इलेक्शन कराए गए और यहाँ पर आता है एक नया मोड़। उस समय जनसंघ ने कई छोटी बड़ी पार्टियों के साथ मिलकर एक जनता पार्टी को जन्म दिया और कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर गठजोड़ की सरकार बनाई और मोरारजी देसाई वाज अपॉइंटेड द लीडर। इसमें जनता पार्टी 93 सीट प्राप्त की, लेकिन यह मेलजोल की सरकार जनता पार्टी सेक्युलर के अलग होने से गिर गई। 1980 में फिर से चुनाव हुआ। इसमें जनता पार्टी मात्र 31 सीट जीत पाई। इसी तरह जनसंघ, जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, साथ ही अन्य छोटी पार्टियां मिलकर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया, जो आज के समय में भारतीय राजनीति की केंद्र बिंदु बनने वाली थी। प्रेजेंट टाइम में 18 करोड़ रजिस्टर्ड मेंबर के साथ भारत ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। भले ही बीजेपी आज एक बड़ी पार्टी उभर कर आई, लेकिन इसकी भूमिका आज़ादी के साथ ही बननी शुरू हो गई थी। बीजेपी का निर्माण हुआ तब वह हिंदुत्व को छोड़कर गांधी की विचारधाराओं को अपनाने लगी एंड अ जनता पार्टी वाज फॉर्म्ड। उस समय इंदिरा गांधी मर्डर की वजह से कांग्रेस के प्रति जनता इमोशनल हो गई और 1982 के जनरल इलेक्शन में न्यू क्रिएटेड बीजेपी को मात्र 2 सीट ही मिल पाई। तब बीजेपी ने गांधी के विचारधारा को त्याग कर हिंदुत्व को अपनाया और उसे अपना राजनीतिक मोहरा बनाकर चाल चली। विश्व हिंदू परिषद, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद मुद्दा में अडवाणी जी द्वारा राम मंदिर मूवमेंट में एक अहम भूमिका निभाया गया और यहीं से बीजेपी को एक अलग दिशा मिली थी। इसी का परिणाम था कि 1989 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी 86 सीट पर जीत पक्की की। 1990 का दशक आते आते
अटल जी और अडवाणी का नाम बच्चा बच्चा जानने लगा था। इसी बीच राम मंदिर बनाए जाने के सहयोग में सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का आह्वान किया गया और इस रथ यात्रा के साथ ही पूरे हिंदुस्तान की राजनीति केसरिया रंग में रंग जाने वाली थी। इस रथ यात्रा का मकसद राम मंदिर के लिए सपोर्ट जुटाना और हिंदुओं को जागृत करना था। लेकिन रामचंद्र गुहा का कहना था कि रथ यात्रा हिंदुत्व और हिंदू नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। वास्तव में भी इस रथ यात्रा में मुस्लिम तुष्टीकरण लगाया गया और पार्टी के लिए जनता से सहयोग मांगा गया। इस रथ यात्रा में पैरामिलिट्री और कारसेवकों के बीच झड़प हो गई, जिसमें कई कारसेवकों को जान भी गंवानी पड़ी थी। इस रथ यात्रा में बिहार के सीएम लालू यादव और उत्तर प्रदेश के सीएम मुलायम सिंह यादव ने नाराजगी जताई और इसका विरोध भी किया। तब बीजेपी ने बीपी सिंह गवर्नमेंट से अपना सहयोग वापस ले लिया, तो फिर से फ्रेश इलेक्शन हुआ, जिसमें बीजेपी ने 120 सीट पर जीत हासिल की। आल्सो बीजेपी गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी पताका लहरा चुकी थी। इसी बीच एक नया मोड़ आता है। 6 दिसंबर 1992 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे एफिलिएटेड पार्टी ने एक रैली ऑर्गेनाइज की, जिसमें 1 लाख से अधिक कार्यकर्ता शामिल थे और ये रैली विवादित राम जन्मभूमि के पास ही हो रही थी। ये रैली अचानक से उग्र हो गई और बाबरी मस्जिद पर हमला करके तहस नहस कर दिया। इसकी वजह से आने वाले कई दिनों में कई जगह पर मुस्लिम और हिंदू दंगे के रूप में फैलती रही, जिससे हजारों की संख्या में लोगों की मौत भी हो गई। बिकॉज ऑफ ऑल दिस हिंदू विश्व परिषद वाज बैंड। अडवाणी और कई लीडरों को इस दंगे की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। 11 दिसंबर 1991 में मुरली मनोहर के द्वारा की गई एकता यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, यह लोगों से एकीकरण का भाव लेकर मिले और इस यात्रा में प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल थे और साथ ही एक अहम किरदार निभाया। लेकिन अभी तो 90 का दशक चल रहा था, अभी 2 दशक बाकी थे नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में आने के लिए और बीजेपी भी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी थी और कांग्रेस भी वो पुरानी वाली कांग्रेस नहीं रही और कई छोटी पार्टियां भी चुनावी मैदान में थी, लेकिन कोई भी पार्टी कांग्रेस को अकेले टक्कर देने में सक्षम नहीं थी। तब बीजेपी टर्न टू एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एनडीए का गठन बीजेपी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर कांग्रेस का टक्कर देने के लिए की थी। उस टाइम पर बीजेपी की बागडोर अटल बिहारी वाजपेयी जी चला रहे थे, जिन्होंने 3 बार प्राइम मिनिस्टर के लिए चुने गए, लेकिन एक ही बार अपना कार्यकाल पूरा कर पाए। द रीजन ऑफ दिस पॉइंट कि गठजोड़ की पार्टियां समय आने पर खिसक लेती थी। अब अटल जी ने 1999 से 2004 तक अपनी सरकार चलाई, तो उनकी सराहना भी की गई। इसी बीच कारगिल जैसे युद्ध का भी सामना करना पड़ा था और सरकार ने सैनिकों के द्वारा पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिससे इस सरकार का और बोलबाला जनता में बढ़ता गया। लेकिन एक ऐसा दौर आया कि कांग्रेस ने फिर से सरकार बना ली। फिर तो ऐसा लगने लगा था कि ये पुरानी कांग्रेस आ चुकी है, लेकिन जनता का मूड, नेताजी के वादे, विराट कोहली का शतक और लड़की के इरादे कब बदल जाएं कोई नहीं बता सकता। फिर एक दौर आया द एनडीए टर्न टू बीजेपी। यहाँ पर कांग्रेस द्वारा महंगाई बढ़ाए जाने का आरोप लगने लगा और उसी दौर में गुजरात के सीएम और पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी में दिखा कि विकास के एक मिसाल हैं। तब जनता का ध्यान नरेंद्र मोदी के ऊपर गया और फिर क्या 2014 में पीएम पद के लिए चुन लिए गए। 2019 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और अब 2024 में भी नीतीश बाबू की सहायता से गठजोड़ की सरकार चला रहे हैं और भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक केंद्र बिंदु भारतीय जनता पार्टी ही है और वहीं पर एक छत्र शासन करने वाली कांग्रेस सिमटती जा रही है। लेकिन पीएम मोदी का इतना क्रेज है कि सेंट्रल इलेक्शन हो या फिर स्टेट, उनके ही नाम से लड़े जाते हैं। तो अब वक्त है देखने का, क्या बीजेपी अपना विस्तार करेगी या कांग्रेस फिर से सत्ता में अपना पताका लहराएगी। कमेंट जरूर करिएगा। जय श्री